Good morning, students. Today we are going to explain you how vector can be resolved into its components. तो जो components होते हैं वेक्टर के, जैसे कि हम उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट, ज्यादा से ज्यादा तीन कंपोनेंट बनाए जाते हैं, लेकिन दो कंपोनेंट वो कैसे बनाने हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो आइए हम कोई वेक्टर लेते हैं, जैसे कि वेक्टर ए ले लेते हैं जहां डायग्राम पे, जिसके हम आपको कंपोनेंट बना के दिखाएंगे और उनको कैसे स्प्लिट अप करना है ये मैं आपको समझाऊंगा आज डिटेल में। तो देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, बड़े सिंपल तरीके से आपको मैं ये समझाने वाला हूँ। जैसे कि ये वेक्टर जो है इसका नाम हम जैसे कि ए लिख दिया, ये हमारे पास वेक्टर आ गया और इसके दो कंपोनेंट मैं बताऊंगा। रेक्टेंगुलर का मतलब वो बिल्कुल आपको रेक्टेंगल ही बनी हुई दिखेगी जिसके कॉर्नर एट 90 डिग्री होते हैं। जैसे कि एक वेक्टर जो जिसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकते हैं ऐसे करके, तो ये हम जो है इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस दो कंपोनेंट बनाएंगे पहले हम। तो इस वेक्टर का जो नाम है वो हम OP लिख सकते हैं। अब इसका जो एंगल है इस एक्स एक्सिस के साथ अगर हम उसको थीटा कंसीडर करें तो इसका बेस कंपोनेंट, जिसको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हम बोल सकते हैं, ये जो वेक्टर है, आपको पता है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां इसका हेड टेल हो गया और हेड हो गया। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताएंगे हम, यहां से हम एक प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। देखो वेक्टर का कंपोनेंट कैसे बताते हैं हम, तो इसको हम जैसे कि PM लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो इसका कंपोनेंट है इसका नाम जो है वो A के साथ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हॉरिजॉन्टल होता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट के नाम लिखे जाते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये मैं आपको आज समझाऊंगा। जी देखो, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, दूसरा जो है हम वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। जहां से ये हमने एक फ्रेम बना दिया, और इसको रेक्टेंगल क्यों बोला जाता है, जी आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये जो बिल्कुल रेक्टेंगल बन गया, अगर हम इस लाइन और इस लाइन को आपस में देखें ऐसे मिला के, तो ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आ गया ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ से अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रा करूं ऐसे करके, तो यहाँ पे जो है इसका नाम मैं N लिख दूं, तो ये कंपोनेंट ON जो है, जैसे कि जो AX है ये हमने OM से रिप्रेजेंट करवाया। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस, उसको हम AY लिख सकते हैं। AY जो होगा वो ON से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यही AY जो है इस ट्राइंगल के अंदर इसको लाना चाहेंगे तो बिल्कुल PM इसके पैरेलल है, इक्वल है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही बन रही है। देखो ऐसे, जिसके कॉर्नर 90 डिग्री पे हैं, तो ये PM जो है वो AY आ गया कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट वर्टिकल है ये जहां पे छो हो गया, वो जो हॉरिजॉन्टल है ये। तो देखिए हम कैसे आपको बताते हैं। तो एक तरीका आपको मैं बताऊंगा कि कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट जो डायरेक्शन होती है वो I होती है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जो वेक्टर होता है डायरेक्शन बताने के लिए, ये मैंने बताया हुआ है, I is the unit vector along x axis और J is the unit vector along y axis। ये वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए मैं एडवांस में आपकी बुकिंग करवा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं व्हेन ए वेक्टर, जैसे कि हम एक वेक्टर ले रहे हैं, तो आपको पता है कि वेक्टर कौन सा ले रहे हैं, जैसे कि वेक्टर ए इज स्प्लिटेड, जैसे कि इसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। जो दो कंपोनेंट्स में अगर हम स्प्लिट करते हैं,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा जी, सबको पता है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ 90 का एंगल, राइट एंगल्ड, जैसे कि राइट एंगल्ड ऐसे लिख सकते हैं, राइट एंगल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो देन जो वो देन दैट वेक्टर्स, देन दी द ये जो टू कंपोनेंट्स है ना, जो दो कंपोनेंट्स हैं, देन दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए। तो आइए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जैसे नाम लिखे हैं जी आपको बताते हैं। जो ए एक्स है इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। देखो बेटा मैंने डायग्राम के ऊपर भी लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है। और जो दूसरा है, मतलब ये जो ए एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो मैंने डायग्राम के ऊपर भी मेंशन कर दिया हुआ है। और जो ए वाई है, ए वाई को हम वर्टिकल कंपोनेंट जहां लिख देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, जहां स्पेस कम थी ना, तो हम चलो जहां लिख देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए। ए वेक्टर हमने लिया है जिसको हम ओपी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया, ये दो कंपोनेंट हो गए। तो अगर हम ये दोनों कंपोनेंट आपको बताना चाहेंगे कि एंगल के हिसाब से, व्हेन वेक्टर हैज मेड एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तभी तो उसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है, जहां पे आपको दिख रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, इन राइट ट्राइंगल, ये जो राइट ट्राइंगल है OPN, जहां अगर हम इसका बेस कंपोनेंट बताना चाहेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या जिस भी तरह से आप इसको याद रखा हुआ है वो आप अपना कोडवर्ड लगा लीजिए। साइन जहां आएगा, कॉस जहां आएगा, और तीसरी लाइन में क्या है, साइन कॉस। ये तीन लाइनें जो हैं सिर्फ प्राइवेट हो गई हैं। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा जी जो बेस कंपोनेंट है, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर हमने ये बताना है तो हम पहले लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया ON। बड़ी सिंपल सी बात है, बेस आ गया ON और हाइपोटेन्यूज आ गया OP। तो बेटा जो OP है ये तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिखाएगा, जो OM है ये कंपोनेंट दिखाएगा EX, जैसे कि मैंने स्प्लिट अप करके बताया है, एक कंपोनेंट जहां जा रहा है, एक कंपोनेंट जहां, जो कि आपस में रेक्टेंगल है। तो ये हम बात आपस में आपसे करेंगे। ये cos थीटा जो है, देखो बेस जो है वो AX है, OP जो है वो A है। सिर्फ क्योंकि मैं एरो नहीं लगाऊंगा, ये मैग्नीट्यूड है और ये तो कंपोनेंट तो होता ही मैग्नीट्यूड है। तो ये आगे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आपने ऐसे याद रखना है कि ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये शॉर्टकट में लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब इसी तरह से हम अगर बेस कंपोनेंट चाहते हैं तो बेस कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा। ये क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर है, साइन 90 पे जाके मैक्सिमम वैल्यू देता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जी इसी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है जी, है PM, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होता है OP होता है। तो यहां से हम इसकी वैल्यूज लगा देंगे, ये साइन थीटा इज इक्वल टू PM जो क्या शो कर रहा है, A बाई, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये सब्स्टिट्यूशन लगाया है, A के साथ Y लगाया है कि ये अलोंग द Y एक्सिस है, इसके दिखाने के लिए। और जो नीचे डिवाइडेड जो Y है, ये जो OP जो है, जो A आएगा, इसको Y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट A साइन थीटा, ये बेटा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट।
ये दो कंपोनेंट आ गए, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, दूसरा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट होता है पार्ट कंपोनेंट, और किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन का रोल प्ले नहीं होता है। अगर हमने पूरा वेक्टर दिखाना है तो उसमें हम डायरेक्शन का रोल प्ले आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और वो आपस में 90 डिग्री है। व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा परपेंडिकुलर जो बताइए आपको वर्ड क्या होता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल दिखाता है। ये जो कंपोनेंट दिखा रहा है, जहां हम परपेंडिकुलर वर्ड लिखना चाहेंगे, राइट एंगल्ड टू ईच अदर, देन दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अगर वो एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे, तो जैसे हमने बताया है ax को हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है, ay को हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया। बड़ी सिंपल सी बात है। और ये हम जहां पे किसी वेक्टर को दो डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में और 3 डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, z का रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम जहां बताएंगे हैंस द वेक्टर, जो हमारे पास वेक्टर है ना, जिसको हमने कंपोनेंट बनाया है, तो कैन बी रिटन इन टू मतलब डायमेंशंस, जो दो डायमेंशन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ax ay बताया है, वो कैसे हम लिख सकते हैं किसी वेक्टर को। बड़े ध्यान से देखिए, जैसे कि वेक्टर a है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ हम i की डायरेक्शन शो करेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है जैसे कि a y, बड़ी सिंपल सी बात है, उसके ऊपर हम ये किसी वेक्टर को अगर लिखा हुआ है दो कंपोनेंट में, तो उसको पहचानना कैसे है, ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके साथ i आएगा, i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो अगर हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताने के लिए जब कुछ भी है, तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, हम इस ट्राइंगल के अंदर जाके एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे इसका ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी लेंथ का पता चलेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो आपको मैं बताता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस। बेटा पाइथागोरस जो होती है थ्योरम, जो होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होगा, जिसको हम यूजली PGT लिख देते हैं ऐसे, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल OPM। ये जो राइट ट्रायंगल OPM, इसमें हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम एज, देखिए जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखो बेटा हाइपोटेन्यूज जो होता है ऐसे लिखा जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, प्लस बेस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर आ गया, तो प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको पता होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपने किया होगा ये 10th क्लास में भी। हाइपोटेन्यूज ये आ गया ना, हाइपोटेन्यूज, तो ये जो बेस है जिसके साथ एंगल बना हुआ, और दूसरी जो लाइन है PM, ये परपेंडिकुलर है। तो जहां पे ये वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड दिखाएगा, ये है तो वो वेक्टर है, लेकिन सिंपली मैग्नीट्यूड दिखाएगा A स्क्वायर, OP जो है ये इसके ऊपर वेक्टर A है। तो हम बेस कंपोनेंट को जो लेंगे, बेस कंपोनेंट हमारा x कंपोनेंट जो है ax है। तो बेटा जो x है वो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है जिसका स्क्वायर आ गया, और ay। तो ये आपको पता चल गया कि आपने अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा। जैसे कि मैं अगर जहाँ पे बेटा जो ऐसे करके स्क्वायर रूट लूंगा, तो मुझे दूसरी साइड भी इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करना है मैथमेटिकली रूल होता है कि वो दोनों के लिए बराबर करना है। और जहां से जैसे ही स्क्वायर कट गया, तो हमारे जो पास आंसर आ गया कि ये जो वेक्टर हमारे पास जो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताना है, और ये आपने याद भी रखना है। कैसे याद रखना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये बेटा जो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे हमने ये लर्न कर लिया कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाता है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम जो है
हम इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए जो है ना इसको ऐसे करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही चीज है जी। चलो ये आपको पता ही है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, ये आपने नोट करके रखना है। तो ये बात है इसके, जैसे कि यूनिट वेक्टर तैयार कर रहा हो तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो वहां पे हमारे काम आ सकता है। तो बेटा ये जो हमने आपको कंक्लूजन बताया, किसी वेक्टर को वेक्टर कैन बी रिटन इन 2 डायमेंशंस, इसी तरह से हम 3 डायमेंशन में भी जा सकते हैं, जैसे कि हमने जी मैग्नीट्यूड आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताया है। सिमिलरली वी कैन रिजॉल्व ए कंपोनेंट इनटू इट्स 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 कंपोनेंट भी उसके बना सकते हैं। बेसिकली तो 2 ही कंपोनेंट बनते हैं, एक cos थीटा से बनेगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, जो जिसके साथ जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, जो कि हमने ये इसका sin cos की रेशियो की हेल्प लेके बताया। अब मैं बताऊंगा सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, सिमिलरली वेक्टर जो है, जैसे कि वेक्टर ए हम ले रहे हैं, कैन बी रिजॉल्व्ड। बेटा रिजॉल्व्ड क्या होता है, उसके पार्ट बनाने, रिजॉल्व्ड इनटू इन 3 डायमेंशंस। देखो 3 डायमेंशंस में क्या आएगा, जैसे कि ऐसे करके हम जहां लिख देते हैं 3 डायमेंशन में, जैसे 2 डायमेंशन में आई और जे आया था, 3 डायमेंशन में क्या आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशन में किसे कैसे लिख सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आई आ गया, और हम वर्टिकल कंपोनेंट के साथ वाई का साइन लगा सकते हैं, और जे जो है क्लियर करेगा कि जे वर्टिकल डायरेक्शन है, और जेड कंपोनेंट भी इसके साथ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ हमारी डायरेक्शन आएगी। ये आ गया 3 डायमेंशन में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है, अगर आपने 3 डायमेंशन में बताना है तो वो कैसे बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन 3 डायमेंशन। जैसे कि जहां से हमने लर्न किया है, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बताते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, जिसको कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने यूज करके आपको बताया है कि वो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। तो इसी तरह से इन 3 डायमेंशंस, मतलब हम अगर 3D भी लिख सकते हैं, 3D बेटा 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने मैग्नीट्यूड बताना है, या तो उसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, वो तो एक ही बात है, नहीं इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो हम इसको कैसे बताएंगे, नाम तो ये भी लिख सकते हैं, जब लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर 2 कंपोनेंट में जो बात लर्न की है उसको हम प्रपोज कर रहे हैं 3 में। जैसे कि हम जहां पे उसी के हिसाब से लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया, जैसे कि हमने उसी को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, और तीसरा जो है ये जो है ए एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, वाई कंपोनेंट स्क्वायर और जेड कंपोनेंट स्क्वायर बोलने में ज्यादा इजी रहेगा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड इन 3 डायरेक्शन। और जहां पे जो हमने सिमिलरली वेक्टर ए जो है रिजॉल्व किया है 3D में, 3 डायमेंशन को ही हम 3D बोल सकते हैं। तो इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने नोट करके रखनी है, वो क्या है, जैसे आई इज द यूनिट वेक्टर। ये जो आई होता है ना, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन बताने के लिए, जिसके ऊपर कैप भी हम लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएंगे तब भी वो अंडरस्टूड है। तो आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये बात आपने नोट करके रखनी है, ये लास्ट में है। इसी तरह से ये जो है वहां लिखने की भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, आप ऐसे नोट करके रखो, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और जो के होगा, देखो के की कितनी स्पेस कम पड़ी, तो वो हो गया जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस का हो गया, एक वाई एक्सिस का हो गया, और लास्ट में जो है एक जेड एक्सिस। 3 कंपोनेंट हो गए, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये वेक्टर जो है ये आपने पूरे ध्यान में,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे। अब देखो हम इन वेक्टर की मदद से आपको बता सकते हैं, जैसे कि जो एक लॉन के अंदर रोलर चल रहा होता है, जैसे कि जिसका कितना वजन होता है, उसको खींचना आसान होता है कि उसको धक्का मारना आसान होता है। जी मैं आज आपको लास्ट में ये भी बता रहा हूं कि दो कंपोनेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपको मैं ये लास्ट में बता रहा हूं कि ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। तो इसी का एक एप्लीकेशन आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में करने का क्या बेनिफिट है आपको। देखो ये मैं एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी कंपोनेंट, इसी की एग्जांपल, इसी का एक एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में अगर आ गया, why is it easier to pull than to push, ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर ए लॉन रोलर। देखो लॉन के अंदर जहां पार्क हमने बनाया होता है, तो वहां पे अगर रोलर को खींचना जो है वो आसान है, और धक्का मारना जो है, पुल और पुश दो वर्ड देखने आपने, क्यों मुश्किल है पुश करना और पुल करना क्यों इजी है, इसका कैसे आप इन आंसर देंगे। तो देखो क्या करना है, जैसे कि इसका आंसर मैं आपको इसका बताता हूँ। जी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रोलर का जो टायर होता है ना, वो ऐसे गोल बना देते हैं। बेटा जो आपने देखा है सड़क के ऊपर भी रोलर चल रहे होते हैं, जो सड़क की लेवलिंग करने के लिए होते हैं। तो इसी तरह से लॉन में भी एक रोलर जो है हम चला सकते हैं, जो कि घास काटने के लिए होता है। ये लॉन रोलर है। तो इसमें यहाँ से हम ये जो हॉरिजॉन्टल जिस सरफेस के ऊपर जो मूव कर रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल ये तो सबको पता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। और इसका जो वर्टिकल, यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं, ये वर्टिकल आ गया, जिसको हम वाई बोल सकते हैं। मैं आपको एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट, बेटा ये जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब हम कोई फोर्स लगाएंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इसको नंबर 1 डायग्राम के अंदर पुलिंग, इसमें यहाँ से ऐसे कि मैं स्केल का यूज करूंगा, जैसे कि इसको मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ ऐसे करके, तो मैं अगर इसके ऊपर एक्शन कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसको पुल कर रहा हूँ, जैसे कि हैंडल लगा है जहाँ, कैसे भी इसको पुलिंग, ये एक फर्स्ट स्टेज है, इसमें लिखेंगे पुलिंग। पुलिंग कर रहे हैं कि पुलिंग करना कैसे आसान है। तो इसके लिए जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे आगे, देखो इसमें दो कंपोनेंट, एक बेस के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ इसका एंगल थीटा बना हुआ है। तो बेटा जो अगर हम पुलिंग कर रहे हैं, तो इसका बेस कंपोनेंट जो है वो आ गया एफ कॉस थीटा। जैसे अभी अभी मैं बता रहा था आपको ए वेक्टर का ए कॉस थीटा लिखा था ना, ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ रखा है कंपोनेंट, ये आ गया हॉरिजॉन्टल। वो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके ऊपर आएगा, वो वाई एक्सिस के, उसको लिखेंगे एफ साइन थीटा। ये सिंपल सी बात है। ये आ गई पुलिंग, ये आ गया, पहली दो डायग्राम बनाएंगे हम। ये फर्स्ट आ गया पुलिंग, पुलिंग ऑफ, ये आ गया पुलिंग ऑफ लॉन रोलर, ये आ गया। अब मैं पुशिंग भी आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पुलिंग इजी है कि जी पुशिंग इजी है। पुलिंग इजी होगी और पुशिंग जो होती है वो टफ होगी। ये जो बेस कंपोनेंट जो है, जहाँ पे हम दोबारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्सिस, जैसे कि जहाँ डैश बोल सकते हैं जी करके, हम जहाँ पे फिर से हमें लॉन रोलर बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे हम इसकी जो है पुशिंग शो करेंगे। अब हम पुशिंग तो आपको पता है धक्का मारना होता है, ऐसे एक्शन जहाँ पे होगा, और इसका जो कंपोनेंट है ये ऐसे करके फोर्स जो लगेगी, तो इसको बेटा मैं जहाँ भी पुशिंग लिख सकता हूँ, ये आपको भी पता चल रहा है। और ये जो फिगर नंबर 2 है, इसमें हम पुशिंग दिखा रहे हैं, धक्का मारना कैसे रहेगा। तो इसका जो कंपोनेंट है बेस के साथ जो है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स की इधर आ जाएगी,
ये जो एफ है रिजल्टेंट फोर्स, जो इधर से हम एक्शन कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इसका एंगल जो है जहां से इसका एक कंपोनेंट, जो कि आपको पता है जहां भी वो बताना पड़ेगा, जो अंदर नीचे की तरफ है उसको हम वेट बोलेंगे, वेट ऑफ द रॉड बोलेंगे। तो नीचे की तरफ जो वेट आ रहा है ऐसे जहां बता देते हैं, और इसका कंपोनेंट भी इधर आएगा एफ साइन थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंगल जो है थीटा जहां बना हुआ है, और जो इसका कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जैसे कि ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये थीटा जो है इधर आके एक्शन इस साइड करेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे कि इसको पुश करना है तो ये इस साइड मूव करेगा, और इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे इधर दिखा रहे थे हम, क्योंकि जहां से हम पुल कर रहे थे जो इधर आएगा, पुश करेंगे तो ये इधर मूव करेगा, तो ये एफ कॉस थीटा जो है यहाँ पर ये ऐसे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है एफ कॉस थीटा। और देखिए दो हमारे पास क्वेश्चन आगे, पहले आ गया पुलिंग का रोल प्ले। तो जी आपने डायग्राम के अंदर देखा है कि यहाँ पे आपको जो है पुलिंग के अंदर क्या करना है, क्या शो करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। पुलिंग में क्या करना है जी, हम इन पुलिंग के अंदर क्या करना है, इसमें दो पार्ट है, एक नेट वेट आ गया जो नीचे की तरफ पड़ रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर है, इज वो क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है इज इक्वल टू, जहां ही लिख देते हैं लैंग्वेज में ही, वो आ गया एफ कॉस, ठीक है। और दूसरा जो इसका वेट है रिजल्टेंट डाउनवर्ड वेट, जो इसका इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट, इफेक्टिव वेट को हम डब्ल्यू बोलते हैं, तो डाउनवर्ड्स जो इफेक्टिव वेट डाउनवर्ड्स जो पड़ रहा है, तो वो क्या है, बस इतना सा आप लिखेंगे तो बात। यहां पे पुलिंग में देखो एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, और डब्ल्यू वेट इसका नीचे पड़ रहा है, तो ये तो सबको पता है डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा हो गया। डायरेक्शन देख के पता चलेगा, क्योंकि एक वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, तो इससे माइनस होगा। अब दूसरा इन पुशिंग, बेटा इन पुशिंग, जो पुशिंग करनी है, जो धक्का मारना है, उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही आएगा ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जैसे इन फिगर नंबर 2 में दिखा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा, ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो आएगा वो एफ कॉस थीटा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन वर्टिकल में क्या हो गया, डब्ल्यू और एफ साइन थीटा जो सीधे नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो कि इफेक्टिव वेट शो करेंगे, तो इफेक्टिव वेट जो होगा, इफेक्टिव वेट ऑफ लॉन्ग रोलर जो होता है, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, यहां प्लस हो गया, वहां माइनस हो गया। तो देखिए ये दो फ्रॉम टू डिस्कशंस, ये आपको पता चल रहा है। देखिए एज इफेक्टिव वेट, ये हम यही इसका एलिगेशन लगाएंगे, एज इफेक्टिव वेट इन पुलिंग इज लेस देन, देखो इफेक्टिव वेट जो होता है, जो पुलिंग में होता है, वो लेस देन है, किससे, लेस देन दैट इन केस ऑफ पुशिंग। देखो पुशिंग से ज्यादा पुलिंग में जो है इफेक्टिव वेट कम है, लेस देन, hence it is easier। देखो हमें क्या कंक्लूजन निकला, hence it is easier, easier क्या होता है, आसान होता है, easier to pull a long roller, जो रोलर है, than to push। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया बेटा, कि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एप्लीकेशन बताया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या एप्लीकेशन होता है। उसमें बताया कि एक लॉन्ग रोलर को हम पुश करना इजी समझेंगे कि पुश करना, तो हमारा कंक्लूजन निकला कि पुल करना इजी है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव वेट, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है दोनों में, जहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ रहा है, जहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन जो इफेक्टिव वेट उसका है, जहां कम फील हो रहा है, जहां ज्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वो कंपोनेंट भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। जब हम इसको इधर से ऐसे करके पुश करेंगे जोर से,
हैंडल से दबाएंगे तो उसका इफेक्ट तो इधर आएगा ना, इधर आएगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इधर, जिससे उसका इफेक्टिव वेट ज्यादा हो रहा है, पुशिंग करने में मुश्किल आ रही है, पुलिंग करने में इजी है। ये था आज का आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बताया, जिसमें मैंने इसको 3 डायमेंशन में भी किसी वेक्टर को लिखना आपको सिखा दिया। और उसमें आपने ये बात नोट करके रखनी है, I is the unit vector along x axis, J is the unit vector along y axis, K is the unit vector along z axis। ये 3 डायरेक्शंस आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से चलना होता है।